बच्चों आज हम लोग एक चैप्टर की बात करेंगे फंडामेंटल्स की। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन बच्चों आसान चैप्टर है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है बेटे, हमने आपको कहा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जब हमने बात करी थी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस करता है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस करता है बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि वो इंडिविजुअल है, एक पर्सन है। फिर हमने आपसे कहा था कि अगर किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग काम करें, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू, हमने ये बात करी थी, एटलीस्ट टू पर्सन। किसी बिजनेस में कम से कम दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब काम करते हैं, तो उस बिजनेस को, उस बिजनेस फॉर्म को, उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। बेटे जब पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में बनती है, जब दो पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो बेटे वो अपने लिए पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, जहां उनके बिजनेस रिलेशंस के बारे में लिखा होता है। यानी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके बिजनेस रिलेशंस के बारे में वहां पे लिखा होता है। ओके सर। तो हम यहाँ पर पहले आपको ये बता दें कि पार्टनरशिप डीड क्या है बेटे। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो कि एसेंशियल होता है। देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। सारी टर्म्स और कंडीशन जो उनके बीच में होती हैं बेटे, उसको जिस जगह पर रिटर्न फॉर्म में लिख दिया जाता है, रिटर्न फॉर्म में लिख दिया जाता है, उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ओके सर। बच्चे लिखेंगे पार्टनरशिप is the outcome of an agreement it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions
मे बी either oral or written, maybe either oral or written. The law does not make it compulsory to have a written agreement. टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे। कानून ने कहीं पर भी इस बात को कंपलसरी नहीं किया है कि आपके पास रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। कहीं पर भी लॉ में बेटे ये बात कंपलसरी नहीं कही गई। ओके सर। लेकिन हाउएवर पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन ना आए, कोई लड़ाई ना हो। हाउएवर in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement. To have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement. Duly signed and registered. Partners को sign करें, duly signed and registered under the Act. However, in order to avoid all misunderstandings and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. इसको बेटे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद इस डॉक्यूमेंट को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? हम वो लिखेंगे, सच अ रिटन डॉक्यूमेंट such a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed. Is called the partnership deed. बेटे इसका दूसरा नाम होता है, it is also called articles of partnership. It is also called articles of partnership. ओके सर। तो सर इस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में जो भी बिजनेस कंडीशंस होती हैं वो सारी लिखी जाती हैं। हाँ बेटे, आपकी फर्म का नेम और एड्रेस, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस,
बिजनेस का नेचर, आपकी जो फर्म बिजनेस कर रही है उसका नेचर, आप कितनी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, ऑडिटिंग, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बेटे सारी बातें यहाँ पर लिख दी जाती है। ओके सर, लेकिन इस बात को भी आपको याद रखना है, लॉ ने कंपलसरी नहीं किया है कि आप रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएं, रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं। सर एक बात बताएं कि पार्टनरशिप डीड अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती है ना बेटे। लॉ ने तो मैंडेटरी नहीं करा कि फर्म ये बनाए, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। क्यों? अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, कोई भी डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, तो बेटे उसको कोर्ट कैसे सॉल्व करेगा? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा। हम अपनी पार्टनरशिप डीड को वहां पे शो करेंगे कोर्ट के आगे, बेटे उसको सॉल्व कर देगा कोर्ट उसके अंदर। तो हमेशा बेस्ट रहता है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं। सर एक केस तो हो गया जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के साथ बनेगी। सेकंड केस होता है बेटे वेयर देयर इज वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। सर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या करते हैं? देखो बेटे, पॉइंट नंबर 2, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो बेटे फिर यहाँ पे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स दिए गए हैं, हम फिर बेटे उन प्रोविजंस को यहाँ पर मानेंगे। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of पार्टनरशिप डीड। कौन से रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी? तो बच्चे लिखेंगे द फॉलोइंग प्रोविजंस the following provisions of Partnership Act 1932 will be applicable. Point number 1, profit and losses are to be shared equally. हमेशा इक्वली प्रॉफिट शेयर होगा irrespective of their capital contribution. जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनर्स के बीच में, वो शेयर होगा इक्वली। चाहे बेटे किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई, ए ने 2 लाख की कैपिटल लगाई हो, बी ने 5 लाख लगाई हो, 10 लाख लगाई हो, सी ने 20 लाख लगाई हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
shall be allowed to the partners. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड टू दी पार्टनर। बेटे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन, टू एनी सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को ना तो बेटे कोई सैलरी दी जाएगी ना कोई कमीशन दी जाएगी। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने, मान लो पार्टनर ए ने लोन दे रखा है हमारी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर ए से, यहाँ पे लोन, तो बेटे उस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म ए को 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ करेगी। हम इसको लिखते हैं इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट एट द रेट of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. ये इंटरेस्ट पे किया जाएगा भले आपकी फर्म लॉस में चल रही, आपको देना ही देना है, भले आपको लॉस पे हो रहा हो लेकिन आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, without the consent of all existing partners, without the consent of all existing partners, no new partner can be admitted to the firm। जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा बेटे, किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाए। Each partner can participate in the conduct। बेटे
ईच पार्टनर बिजनेस के अंदर कंडक्ट कर सकता है, पार्टिसिपेशन ले सकता है, बिजनेस के अंदर आकर किसी पार्टनर से कोई भी डिस्कशन कर सकता है, वो एक्टिवली काम कर सकता है बिजनेस के अंदर। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बेटे कभी भी कोई भी पार्टनर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स of the firm and can take a copy of the same। बेटे वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ द फर्म को और बेटे वहां से उनकी कॉपी भी ले सकता है। ओके सर, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें इन रूल्स को याद रखना है। ओके सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। एक चीज बच्चे और याद रखेंगे बेटे, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। जो पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एक नए अकाउंट के अंदर, इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। बच्चे लिखेंगे साथ साथ इन पार्टनरशिप फॉर्म the profit of the partnership firms are divided among the partners In partnership firm, the profit of the partnership firm are divided among the partners, usually for this purpose. Usually for this purpose, the profit as per profit and loss account is transferred to a newly opened account, namely profit and loss appropriation account। ठीक है बेटे, पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल कर आता है उसको हम लोग एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के अंदर बनाया जाता है। पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट्स को अलग अलग नाम से डिवाइड किया जाता है और उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बच्चे जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाएंगे। बेटे मैं इससे स्लो नहीं चल पाऊंगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी करें। प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट। कहाँ से ट्रांसफर किया हमने ये? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे पढ़ चुके हैं 11th क्लास में? यस सर। बेटे फिर अगर हमारे को पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करते हैं ड्राइंग्स पर तो उससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ने हमें कुछ इंटरेस्ट पे किया तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड लिखेंगे बेटे जो हमें पार्टनर्स को देना है, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, ये हमें उनको पे करना है बच्चों। अगर हमें किसी पार्टनर को कमीशन देना पड़े टू कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल पर अगर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़े टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बेटे कोई रिजर्व अगर हमें प्रॉफिट में से बनाना पड़े तो रिजर्व, फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मान लो ए और बी है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके सर। सर अगर हमसे एग्जाम में एंट्रीज पूछी गई तो बेटे मैं एंट्रीज भी आपको लिखवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एंट्रीज भी यहाँ लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर 2, on allowing interest of capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
partners capital account. Point number 3. इसके नीचे बेटे इसको ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट बेटे पॉइंट नंबर 3, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, पहले उसको चार्ज कर लेते हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. चार्ज करने के बाद इसको ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Point number 4, entry for salary or commission payable. To a partner. तो एंट्री करेंगे बेटे पहले तो पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और बेटे ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट. पॉइंट नंबर 5, ये एंट्री आपको लर्न करनी है, इस बात का याद रखें आप लोग. एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग a part of profit to reserve. अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account debit to reserve account. सिक्स्थ एंट्री प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की. फाइनली जो प्रॉफिट बचा आपका उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बचो. प्रॉफिट एंड लॉस. appropriation account debit to partners capital. अभी आप एक बार यहाँ लिख लो करंट अकाउंट. अभी मैं आपको समझा दूँ कि कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं और करंट अकाउंट कब लिखते हैं. ओके सर. कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, आप वो भी लिख लो. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account is prepared just after the profit and loss account. Hence, it is extension of profit and loss account. ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए. It is prepared only by पार्टनरशिप फर्म. बेटे एक नॉमिनल अकाउंट होता है. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट शोज how the net profit for the accounting period is distributed among the partners. ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है सर. तो बेटे अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है, आपको जैसे ही ये रूल्स या एंट्रीज याद हो जाएंगी, आप एटलीस्ट अपनी बुक के टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस मेरे साथ आराम से कर लेंगे.